बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रफा में इस्राएली फौज का हेलीकॉप्टर तबाह, कई फौजी हलाक और जख्मी। ओहदेदारों ने कहा तहकीकात कर रहे हैं। गाजा नस्ल कुशी के 341 दिन, खान यूनुस की इमारत पर हमला, 27 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइल और हिजबुल्लाह में झड़पें तेज, सुसाइड ड्रोन से तबाही के बाद IDF ने लेबनानी खेतों और बागों पर बम बरसाए। यहूदी बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया जाए, अरब लीग ने आलमी अदालत ICJ से किया मुतालबा। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच फलस्तीन और दूसरे मसाइल पर बहस, डेमोक्रेट उम्मीदवार ने कहा इसराइल को हिफाजत का हक हासिल है। पेज़ेशकियान ने किया इराक का दौरा, यूरोपीय यूनियन की तरह मुस्लिम मुल्कों की यूनियन बनाने पर दिया जोर, दोनों मुल्कों के बीच कई समझौते। LOC पर इंडिया पाकिस्तान झड़प, BSF जवान जख्मी, उधमपुर एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स हलाक। राहुल गांधी की तकरीरों के खिलाफ BJP के सिखों का एहतजाज, अमित शाह ने कहा कांग्रेस लीडर मुल्क दुश्मन बयानात दे रहे हैं। शिमला में एक बार फिर हिंदू तंजीमों का मुजाहरा, संजौली मस्जिद को गिराने का मुतालबा, पुलिस का लाठीचार्ज। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा के रफा में इसराइल का एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जिससे कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। शुरुआती खबरों में कहा गया कि कम से कम 5 सिपाही मारे गए और 10 जख्मी हुए। 4 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। खबरों में कहा गया कि यह हेलीकॉप्टर इसराइली एयरफोर्स की यूनिट 669 का था और तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। एक दूसरी रिपोर्ट में मरने वालों की तादाद 3 और जख्मियों की तादाद 8 बताई गई। इसराइली मीडिया में कहा गया कि एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था जो एक जख्मी फौजी इंजीनियर को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो सही जगह लैंडिंग नहीं कर सका। मरने वाले और जख्मी इसराइली फौजियों की पहचान कर दी गई है। ये बात साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, ओहदेदार तहकीकात कर रहे हैं। इसराइली फौज के हमले जारी हैं। गाजा जंग के 341 दिन पूरे हो गए हैं। जंग 12वें महीने में दाखिल हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 1 साल से इसराइल गाजा में बर्बरियत कर रहा है, लेकिन दुनिया 1 साल से खामोश है और इसराइल को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही है और इसराइल मुसलसल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गाजा में इसराइल की मुसलसल कत्लेआम से आलमी निज़ाम पर सवालिया निशान पैदा होता है। इसराइली हमलों में गाजा में कम से कम 41,000 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इसी मुद्दत के दौरान यूनाइटेड नेशंस में करारदादें मंजूर हुई, आलमी अदालतों के फैसले भी आए, लेकिन कोई भी इसराइल को अमलन हमले रोकने में कामयाब नहीं हो सका। बाज़ मुल्कों ने तो इसराइल की भरपूर मदद की है, उन्होंने फौजी मदद भी की है और सफारती मदद भी की है, जिसमें सबसे अहम अमरीका है। इसराइली फौज ने गाजा के खान यूनुस में एक इमारत पर हमला किया, जिससे कम से कम 27 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। यह हमला अल-मवासी इलाके में किया गया, जिसे सेफ जोन करार दिया गया था। कई मुल्कों ने इस हमले की मजम्मत की है। इस दौरान इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में 30 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। हेब्रोन, जनिन, रामल्ला, बैतुल्लाह में ये कार्रवाइयाँ की गईं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें तेज हो गई हैं। लेबनानी मीडिया में कहा गया कि इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने साउथ लेबनान में 15 से ज्यादा हवाई हमले किए। इन हमलों में खेतों और बागों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने कहा कि उसने कल रात लेबनान में हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान की मदद रखने वाली हिजबुल्लाह तंजीम के सुसाइड ड्रोन्स ने इसराइली इलाकों में तबाही मचाई। बाज़ खबरों में कहा गया कि हिजबुल्लाह के हमलों से काफी नुकसानात हुए, जिसके बाद इसराइल ने जवाबी हमले किए।
عرب لیگ کے وزیروں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ سے کہا کہ وہ مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیلی یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دیں۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے 162ویں وزارتی اجلاس کے موقع پر وزیروں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی غیر قانونی موجودگی کو ختم کرنا چاہیے۔ انہوں نے UN جنرل اسمبلی اور UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ اسرائیل کے ناجائز قبضوں کو برخاست کرنے کے لیے اضافی قدم اٹھائے جائیں۔ انہوں نے ICJ سے کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے کیس پر جلد سے جلد فیصلہ سنائیں۔ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے 1948 کے کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل نے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا ہے اور عالمی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ امریکہ کے صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے بیچ بحث ہوئی۔ اس موقع پر امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے، جو 5 نومبر کے صدارتی الیکشن میں ٹرمپ سے مقابلہ کر رہی ہیں، کہا کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ کملا ہیرس یہودی ملک اسرائیل سے نفرت کرتی ہیں۔ یہ ایک تلخ بحث تھی جسے ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا تھا۔ اس بحث کے بعد صدارتی الیکشنز کا ماحول کافی گرما گیا ہے۔ کملا ہیرس سے سوال کیا گیا کہ وہ کس طرح سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ڈیل کرنا چاہتی ہیں۔ کملا ہیرس نے کہا کہ ہمیں شروع سے اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے، جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا۔ ان میں سے کئی لوگوں کو صرف اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ ایک کنسرٹ میں حصہ لے رہے تھے اور وہاں پر بے رحمی سے عورتوں کا ریپ کیا گیا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب سیز فائر ضروری ہے کیونکہ کئی بے قصور فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں بچے اور عورتیں شامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک سیز فائر ڈیل ہونی چاہیے اور ہوسٹیجز کو رہا کرنا چاہیے۔ ہم رات دن اس کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ڈیموکریٹ لیڈر نے کہا کہ ہمیں 2 ریاستی حل کے لیے ایک منصوبے پر کام کرنا چاہیے۔ یہ کملا ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان پہلی ڈیبیٹ تھی۔ اس ڈیبیٹ میں پالیسی معاملات پر بات ہوئی لیکن شخصی حملے بھی کیے گئے۔ یہ پروگرام 90 منٹ جاری رہا۔ کملا ہیرس نے کہا کہ لوگ بور ہو کر ٹرمپ کی ریلیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کملا ہیرس کے امیگریشن اور بارڈر ریکارڈ پر تنقید کی اور کہا کہ وہ بار بار اپنی پالیسیاں بدلتی ہیں۔ کملا ہیرس نے ایبارشن کے مسئلے پر ٹرمپ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ کملا ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان چائنا اور اکنامی کے بارے میں بھی تکرار ہوئی۔ پولز میں کہا جا رہا ہے کہ کملا ہیرس نے یہ ڈیبیٹ جیت لی ہے لیکن ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ بری طرح ہار گئی ہیں۔ فی الحال نیشنل پولز میں کملا ہیرس کچھ آگے ہیں لیکن جو اہم اور فیصلہ کن ریاستیں ہیں وہاں پر ابھی کانٹے کی ٹکر ہے۔ کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے عراق کا اہم دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مسلم ملکوں میں اتحاد اور ایک یونین بنانے کی تجویز پیش کی تاکہ صہیونی دہشت گردی سے اثردار ڈھنگ سے نمٹا جا سکے۔ ایرانی صدر نے عراق کے صدر عبداللطیف راشد سے بغداد میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پزشکیان نے یورپی یونین کی طرح مسلم ملکوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ملکوں میں اتحاد سے کئی اہم مقصد حاصل ہوں گے۔ اس سے صہیونی دہشت گردی سے مقابلہ کیا جا سکے گا، مسلم ملکوں کے خلاف پابندیوں کو بے اثر کیا جا سکے گا۔ پزشکیان صدر بننے کے بعد پہلی مرتبہ عراق کے دورے پر ہیں۔ عراقی صدر نے پزشکیان کا استقبال کیا۔ ایران اور عراق کے درمیان اس موقع پر 14 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ ان سمجھوتوں کا تعلق ٹیکس کوآپریشن، ایگریکلچر، قدرتی وسائل، کمیونیکیشن، سوشل سپورٹ، سپورٹس، یوتھ افیئرز، تعلیم، ٹورزم اور کلچر سے ہے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیع سودانی نے ایک تقریب میں پزشکیان کا رسمی استقبال کیا۔ پزشکیان نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی طرف سے ایک پیغام عراقی وزیر اعظم تک پہنچایا۔ اس پیغام میں سپریم لیڈر نے اربعین کی زیارت کرنے والے ایرانیوں کی میزبانی کے لیے عراق کا شکریہ ادا کیا۔ ایک ایسے وقت جب ایرانی صدر مسعود پزشکیان عراق کے دورے پر ہیں، سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی اکبر ولایتی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اس دورے کو کافی اہم قرار دیا۔ ولایتی نے کہا کہ صہیونیت کے خلاف لڑائی اور فلسطینیوں کی مدد کے حوالے سے بھی یہ دورہ کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ مغربی ملکوں کی طرف سے اس پر لگائی گئی پابندیوں کا جواب دے گا۔ انہوں نے ان پابندیوں کو معاشی دہشت گردی قرار دیا۔ ایک دن پہلے بعض یورپی ملکوں نے الزام لگایا تھا کہ ایران رشیا کو ہتھیار دے رہا ہے جن کا استعمال یوکرین جنگ میں کیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران نے رشیا کو بیلسٹک میزائلز نہیں دیے ہیں اور امریکہ اور اس کے اتحادی جھوٹی انٹیلیجنس پر کام کر رہے ہیں۔
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक फौजी पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी के दौरान फायरिंग में जख्मी हो गया। अहदेदारों ने बताया कि बीएसएफ सिपाहियों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान की तरफ कितना नुकसान हुआ। ये झड़प रात तकरीबन 2:35 पर हुई। ये वाकया अखनूर सेक्टर में पेश आया। बीएसएफ जवान तर्जुमान ने बताया कि सिपाही चौकस हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह की झड़प रेयर है। दोनों मुल्कों के बीच एक सीज फायर समझौता हुआ है। वक्फे से इस समझौते की मुद्दत बढ़ाई जाती रही है। दोनों मुल्कों के बीच 2021 में सीज फायर समझौते की मुद्दत आखिरी बार बढ़ाई गई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 3 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। फौज की खुसूसी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ में किए गए एक ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया। आखिरी खबरें मिलने तक ऑपरेशन जारी था। हालिया अरसे में इस तरह की झड़पों में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में इस महीने और फिर अक्टूबर की पहली तारीख को 3 मरहलों में इलेक्शंस हो रहे हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले सिखों ने राहुल गांधी के बाज़ रिमार्क्स के खिलाफ उनके घर के सामने एहतजाज किया। राहुल गांधी ने अमेरिका में बाज़ रिमार्क्स किए। बीजेपी की सिखों से मुताल्लिक तंजीम की तरफ से एक रैली निकाली गई। उन्होंने सिखों के बारे में रिमार्क्स पर माफी मांगने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने अमेरिका में तकरीरें करते हुए कहा था कि इंडिया में मजहबी आज़ादी एक अहम मसला है और हो सकता है कि आइंदा सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारा जाने से रोका जाए। उनकी तकरीर पर तनाज़ा पैदा हुआ है। बीजेपी भी राहुल गांधी को खास तौर पर डायरेक्टली निशाना बना रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क दुश्मन बयानात दे रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर मुल्क को तकसीम करने के मकसद से बाज़ ताकतों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी तकरीर पर एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि जब इंडिया एक मुनसिफाना जगह बन जाएगा उनकी पार्टी रिजर्वेशन के सिस्टम को खत्म करने पर गौर करेगी, लेकिन फिलहाल उनका मानना है कि हालात ऐसे नहीं हैं। अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी हुकूमत में है कोई भी रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकता और मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शिमला की एक मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए और उसे गिराने का मुतालबा करते हुए एक बार फिर हिंदू तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। ये मस्जिद शिमला के संजवानी इलाके में है, जहां पर इससे पहले भी एहतजाज किया गया। चारशंबे को एहतजाजियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाठी चार्ज किया। एहतजाजी जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। सैकड़ों लोग सब्जी मंडी में जमा हुए और संजौली की तरफ मार्च किया। पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, लेकिन बाज़ एहतजाजियों ने रुकावटों को तोड़ दिया। शिमला में हाल ही में एक बिजनेसमैन के कत्ल के बाद फिर वाराना तनाव पैदा हुआ है। संजौली मस्जिद का मसला 14 साल से अदालत में चल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलिका अरोड़ा के वालिद ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने यह बात बताई। 65 साल अनिल अरोड़ा ने मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ उनके अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि ये वाक़या सुबह 9 बजे पेश आया। अदाकारा के साबिक शौहर अरबाज खान और सीनियर पुलिस अहदेदार फौरी उनके घर पहुंच गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और तहकीकात की जा रही हैं। मलिका अरोड़ा महाराष्ट्र के थाने में पैदा हुई थी। उनके माँ बाप के बीच उस वक्त तलाक हो गई थी जब वो 11 साल की थी। इसके बाद से वो अपनी माँ और बहन अमृता अरोड़ा के साथ चेंबूर इलाके में शिफ्ट हो गई थी। उनकी माँ जायसी एक मलयाली क्रिश्चियन हैं और उनके वालिद अनिल एक पंजाबी खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद मर्चेंट नेवी में काम करते थे। हाल ही में एक फैशन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए मलाइका अरोड़ा ने अपने बचपन का जिक्र किया था और कहा था कि और बताया था कि किस तरह 11 साल की उम्र में माँ बाप के बीच तलाक के बाद उनकी जिंदगी मुश्किलों में गुजरी। पुलिस ने बताया कि अनिल अरोड़ा ने 6वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रफा में इस्राएली फौज का हेलीकॉप्टर तबाह, कई फौजी हलाक और जख्मी। ओहदेदारों ने कहा तहकीकात कर रहे हैं। गाजा नस्ल कुशी के 341 दिन, खान यूनुस की इमारत पर हमला, 27 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइल और हिजबुल्लाह में झड़पें तेज, सुसाइड ड्रोन से तबाही के बाद आईडीएफ ने लेबनानी खेतों और बागों पर बम बरसाए।
یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے، عرب لیگ نے عالمی عدالت ICJ سے کیا مطالبہ۔ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے بیچ فلسطین اور دوسرے مسائل پر بحث، ڈیموکریٹ امیدوار نے کہا اسرائیل کو حفاظت کا حق حاصل ہے۔ پزشکیان نے کیا عراق کا دورہ، یورپی یونین کی طرح مسلم ملکوں کی یونین بنانے پر دیا زور، دونوں ملکوں کے بیچ کئی سمجھوتے۔ LOC پر انڈیا پاکستان جھڑپ، BSF جوان زخمی، ادھمپور انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹس ہلاک۔ راہل گاندھی کی تقریروں کے خلاف BJP کے سکھوں کا احتجاج، امت شاہ نے کہا کانگریس لیڈر ملک دشمن بیانات دے رہے ہیں۔ شملہ میں ایک بار پھر ہندو تنظیموں کا مظاہرہ، سنجولی مسجد کو گرانے کا مطالبہ، پولیس کا لاٹھی چارج۔ یہ تھی آج کی خبروں سے، خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ